बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। तो आइए सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट समझा देते हैं आपको। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य को उत्तर के मुताबिक अंक मिलेगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब के भी 3 सवाल होंगे। ये राउंड कुल 50 अंकों का होगा और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब के तीनों प्रश्न सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान होंगे। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी करके आ सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब। बिल्कुल अनामिका, जूरी साहिबान तैयार। सवाल जवाब अनिल शर्मा जी शुरू करेंगे हम, और अनिल शर्मा जी से पहला सवाल पूछेंगे मलिक साहब। शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो प्रदेश के बारे में आपका क्या विजन होगा? प्रदेश के बारे में मेरा विजन कि मैं प्रदेश को सबसे पहले तो मैं एक समान रूप से देखूं। प्रदेश में समान रूप से विकास के काम करूं, जात पात की बात ना करूं। हाँ जी। और पूरे प्रदेश की जनता को साथ लेकर चलूं, जनता के लिए पूरे अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए सरकार और उसको लागू करें। आपके विचार से क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो हरियाणा में समस्याएं तो किसानों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में है, विकट समस्या है जिसको हम कह सकते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी विकट समस्या है। तो ये समस्याएं बहुत है हरियाणा में, समस्याओं का तो कोई घाटा नहीं है। करप्शन कोई समस्या नहीं है? करप्शन भ्रष्टाचार बहुत मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति तो अब भी सरकार सजग है। अगर हम किसी भ्रष्टाचारी के बारे में कार्रवाई करने के लिए हम अगर प्रेरित करते हैं किसी को, कोई जनता इसका कहीं पे सरकार इसके लिए सरकार ने सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर आप कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर का ले लीजिए, आप हम उसको पकड़वा सकते हैं। लेकिन लगाम तो नहीं लगी करप्शन पे? क्यों है जी? लेकिन करप्शन खत्म तो नहीं हो पाई? नहीं, करप्शन खत्म तो नहीं हो पा रहा। इस बात में भाई हम भ्रष्टाचार को खत्म कर दें, लेकिन हम ऐसी मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर आप ऐसी बात मुख्य ऐसी योजनाएं बनाएं कि मुख्यमंत्री जनता के बीच में रह के करें, हम अच्छे साफ छवि के आदमी अगर हमारे साथ हों, हम अच्छे ईमानदार अधिकारी हम लगाएं तो भ्रष्टाचार पे काबू पाया जा सकता है। हम जनता को भी सजग कर सकते हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार ना किसी से पैसा लेना, किसी को पैसा दें, अगर कोई पैसे की मांग करता हो तो उसको तो सब कहते हैं ये बात, लेकिन फिर भी करप्शन नहीं रुक रही। तो भ्रष्टाचार का तो ये तो आप ऐसा क्या करोगे जो किसी ने नहीं किया, करप्शन रुक जाए? करप्शन रुकने के लिए तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे भ्रष्टाचार में हम किसी अधिकारी कोई अधिकारी रिश्वत सिस्टम को, जैसे अभी दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने जन लोकपाल बिल की बात की। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं जन लोकपाल बिल की बात कही। अगर हम जन लोकपाल बिल बनाएं तो उससे भ्रष्टाचार कम हो सकता है। मैं दूसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा अजय झा जी। अनिल जी बताइए कि राजनीति में आपके हिसाब से धर्म का क्या मायने होता है और उसको क्या बढ़ावा देना उचित होगा? नहीं, राजनीति का बढ़ावा, राजनीति एक समाज सेवा का काम है। हम राजनीति के लोग करते हैं, जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है वो राजनीति करने राजनीति तो एक समाज सेवा का माध्यम है। इसको हम इसको धर्म का रूप, धर्म की आड़ नहीं हमें देनी चाहिए। इसको सेवा का रूप में, सेवक के रूप में इसको हमें काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राजनीति का धर्म क्या होना चाहिए, राजधर्म क्या होना चाहिए? नहीं, राजधर्म तो अगर मैं विधायक हूं, मेरा कर्तव्य बनता है राजधर्म में प्रत्येक व्यक्ति की 36 बिरादरी की बात को लेकर सुनूं, यही राजनीति आदमी का राजधर्म होता है। ठीक, तीसरे सवाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसपी गुप्ता जी। हाँ अनिल जी, ये बताइए, आप जैसे आपने समस्याओं का बड़ा जिक्र किया, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो ऐसी 3 समस्याएं बताओ जो एमएलए बनने के बाद आप दूर करोगे। मैं सबसे पहले, अगर मैं विधायक बन जाता हूं, सबसे पहले तो मैं सफाई व्यवस्था पर ध्यान दूंगा, क्योंकि पानीपत मैंने शहर पहले भी जिक्र किया था, पानीपत शहर औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर बीमारियां अक्सर फैलती रहती है, क्योंकि पानीपत में से इतना पोल्यूशन है कि उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सफाई व्यवस्था सबसे बेहतर मैं इस तरीके को मानता हूँ कि मैं इसको खत्म करूंगा। दूसरी बात, मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर पानीपत शहर में एक ऐसे फैक्ट्री लगाई जाए, ऐसे उद्योग लगाए जाएं
ताकि सरकारी पे बड़ी बड़ी कंपनियों से, ताकि बेरोजगारी को हम दूर कर सके। वहाँ बेरोजगारी तो बहुत से पहले ही उद्योग है, हैंडलूम की इंडस्ट्रीज हैं, वो तो उद्योग तो पहले ही है वहाँ। उद्योग हैंडलूम के पानीपत हैं। में तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद के बाद उद्योग है वहाँ। हाँ, उद्योग हैं वहां पर, लेकिन उद्योग इतने बड़े पैमाने पर नहीं है। उद्योग आप पानीपत में इंडस्ट्रियल हैं, लेकिन इतने बड़े उद्योग, इतने बड़े स्तर पर नहीं है कि जिससे बेरोजगारी दूर हो जाए। नहीं, NFL है वहाँ, रिफाइनरी है। एनएफएल में जितना एनएफएल की जितनी वो है, उसके हिसाब से वहाँ पे नौकरी लोगों को मिली, उससे और आगे बेटर तो नहीं हो सकता। और बहुत सारी फैक्ट्रियां किस प्रकार के उद्योग लगाओगे जिससे रोजगारी दूर हो? आप ऐसे हम बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाकर, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाकर, हमारी सोच रहेगी बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ पर पानीपत में आमंत्रित करें, जिससे वहाँ पर लोगों को रोजगार मिले और सरकार को राजस्व मिले, ताकि पानीपत का विकास हो सके। तीसरा पॉइंट, तीसरी समस्या दो बताइए ना। तीसरी समस्या मैंने बेरोजगारी की बताई, जिससे दो बताइए आपने, एक सफाई एक बेरोजगारी। हाँ, एक सफाई एक बेरोजगारी। और तीसरी समस्या जाम की समस्या। जैसे मेरे से पहले भी बताया कि पानीपत में जो जाम की स्थिति है, जो पानीपत में हमारा पुल है, जो पुल तो हमें हरियाणा सरकार ने दिया है, लेकिन पुल से जाम की स्थिति ठीक नहीं हुई। हम चाहेंगे वहाँ यू टर्न बनाकर लोगों को जाम की मुक्ति भी दिलाएं, ताकि लोगों को आने जाने में समय लोगों का बर्बाद ना हो, वो टाइम पे अपने स्कूल जा सकें, अधिकारी अपने कार्यालय में जा सकें, ऐसी हम चाहेंगे। आप सफाई की व्यवस्था को ठीक करेंगे कैसे? सफाई की व्यवस्था के लिए हम ऐसा एक कोई सरकार से बनाकर सोसाइटी बनाकर ऐसी सिस्टम बनाएंगे, ताकि उसमें हम जैसे हमारे स्वीपर हैं, उनकी हम नई भर्तियां करेंगे, जिससे भर्तियों से उन सफाई की व्यवस्था को हम लोगों को भी प्रेरित करेंगे, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के मालिक हैं, और जो सोसाइटियां पानीपत में जितनी सोसाइटियां हैं, उनको भी हम प्रेरित करेंगे कि सफाई व्यवस्था से हमें बहुत, हमारे स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव करेंगे पड़ता है। कैसे, क्या करेंगे वो लोग? प्रेरित करके क्या करेंगे? प्रोसीजर बताएं ना, आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे? नहीं, सॉर्ट आउट के लिए हम समितियों से बना के हम स्वीपरों की भर्ती करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो अपने घर के बाहर से सफाई करें। भर्ती तो म्युनिसिपल कमेटी भी करती है, खाली बैठे रहते हैं वो। नहीं, हम उन पर अंकुश लगाएंगे, हम उन पर अंकुश लगाएंगे। भर्तियों से बात नहीं बनती। हाँ, हम उन पर अंकुश लगाएंगे, उनके ऊपर सुपरविजन करेंगे कि वो जो हम सफाई कर्मचारी हमने लगाए हैं, वो दुरुस्त रूप से काम करें। सफाई कर्मचारी काम कर लेंगे, लेकिन घर से कूड़ा निकाल के जो बाहर फेंक देते हैं, उस जनता को कैसे आप रोकोगे? उस जनता को हम अपने संबोधन से भी संबोधित करेंगे, उनको जाकर घर घर जाकर हम प्रेरित भी करेंगे, अपने साथियों के साथ जो हमारे कार्यकर्ता होंगे, हम उनके माध्यम से उनको प्रेरित करेंगे कि सफाई व्यवस्था के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अंतिम सवाल दे दीजिए आप। अनिल जी, अगर आप विधायक बनते हैं अपने हल्के के, तो आपकी डीसी और एसपी आपकी समस्याओं को सुनते नहीं हैं, तो आप किस तरीके से काम कराएंगे उनसे? उसके लिए सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हम अधिकारी से बात करेंगे, अगर अधिकारी हमारी नहीं सुनता, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अगर वहां से भी कोई संतोषजनक अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप सीधे मुख्यमंत्री के पास चले जाओगे? नहीं, अधिकारी अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम उसके लिए उसके धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। फिर भी नहीं सुनता तो अगर अधिकारी अगर हमारे अधिकारी फिर भी नहीं सुनता, तो हम जनता के बीच जाएंगे। और मुख्यमंत्री भी ना सुने आपकी, तो आपने ना मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। तो मुख्यमंत्री अगर नहीं सुनेगा तो हम जनता के बीच जाएंगे जी। आपकी सरकार का मुख्यमंत्री आपकी पार्टी को तब भी उसके खिलाफ बिल्कुल जाएंगे। अगर पानीपत अगर हम पानीपत की जनता ने हमें चुनकर भेजा, अगर हम उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसी राजनीति से, ऐसी समाज सेवा से हमें क्या मिलेगा? ठीक है जी, थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, चलेंगे सुरेंद्र रेवड़ी जी के पास। सुरेंद्र जी तैयार हैं आप? ओके सर। सुरेंद्र जी से पहला सवाल करेंगे, आओ जाइए। सुरेंद्र जी, जो आपके इलाके में जो व्यापारी हैं और जो उद्योगपति हैं, अगर आप चुने जाते हैं तो अपने इलाके के इन दो वर्गों के लिए आपके लिए क्या प्लान है, क्या करना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं पानीपत से विधायक बन के जाता हूँ, तो अभी जैसे आप बात कर रहे हैं व्यापारियों के लिए, तो पानीपत जैसे एक औद्योगिक नगरी है, तो यहाँ पर व्यापारियों पर तरह तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्योंकि आस पड़ोस में जैसे हमारे दूसरे स्टेट हैं, जैसे राजस्थान है, उसके साथ दिल्ली है, यूपी है, वहाँ पर दूसरे स्टेट में किसी प्रकार का भी टैक्सेस नहीं है। तो पानीपत में विधायक बनने के साथ साथ सबसे पहला मेरा ये कर्तव्य होगा कि मैं पानीपत के उद्योग को ऊपर उठाऊं और सभी व्यापारियों को रोजगार मिले। अगर टैक्सेस लगे होंगे तो व्यापारियों के पास काम नहीं आएगा। अगर
अगर मैं विधायक बनता हूं तो मेरा सबसे पहला जो ये काम रहेगा, और मेरे जितने भी उद्योगपति भाई हैं इनको सस्ते रेटों पर मैं ज़मीन गवर्नमेंट की तरफ से और अपनी सरकार जो मेरी बनती है अगर मैं विधायक बनता हूं उनकी तरफ से दिलवाऊंगा, और उसके साथ साथ इनको सस्ते दरों पर मैं कर भी दिलवाऊंगा। और पानीपत के अंदर जो मेरी इंडस्ट्री है ये बने, इनको अच्छी अच्छी सुविधाएं दिलवाऊंगा, और इनको समय समय पर जो बिजली मिलती रहे, पानी मिलती रहे, और उसी प्रकार तभी जाके जो है पानीपत में उद्योग पनपेगा। उनकी सुरक्षा। बताइए आप, कौन सा ऐसा टैक्स है जो राजस्थान में और दिल्ली में और यहाँ लगता है वो हटवाओगे? आप नाम लेना प्लीज, आप दो दोबारा टैक्स का एक नाम बार लो आप। दोबारा पूछिए सर मेरे से। ये पूछ आपने रहे हैं कि कहा ना- राजस्थान या पड़ोसी स्टेट्स में ऐसा कौन सा टैक्स है? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, आप हमारे पानीपत के साथ लगते हमारे यूपी बॉर्डर पड़ता है मात्र 18 किलोमीटर पर, वहां पर हमारे जो उद्योग के ऊपर टैक्सेस है 5% जो टैक्सेस है, जी। और वो हम कौन सा टैक्स? सेल टैक्स है, सेल टैक्स, अच्छा। सेल टैक्स है। और वहां पर अगर आप बिजली की देखी जाए तो बिजली का जो वहां पर बिल आता है, और हमारे पानीपत के अंदर जो बिजली की बात की जाए, बिजली बहुत महंगी है। और पानीपत के अंदर अगर आप देखें और दूसरे स्टेट में अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में भी टैक्सेस नहीं है, और उसके साथ राजस्थान में देखें तो टैक्सेस नहीं है। कौन से टैक्स? मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, सेल टैक्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं आपसे। दिल्ली में सेल है, टैक्स दिल्ली, यूपी में है। यार्न के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, जो हैंडलूम के ऊपर आप मेरे से बात कर रहे हैं। वैसे रेवड़ी जी, मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ जी, हाँ जी। पानीपत से जो है ना हैंडलूम मैन्युफैक्चर होता है, 80% उसका एक्सपोर्ट होता है, जिसके नो, ऊपर नो, एक नो, पैसा नो, भी टैक्स नहीं है। आप 80% है। आप सर गलत हैं। आपको अभी पानीपत की इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा ज्ञान दिलवा दूं। पानीपत क्योंकि एक हैंडलूम औद्योगिक नगरी है, वहां पर जो छोटा उद्योग भी है, जो हैंडलूम सिटी, जो वहां पर जो है पानीपत की चद्दर बनती है, बेडशीट बनती है, बेड कवर बनता है, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं है। आपको मैं संक्षेप में ये दिलवाना चाहता हूं, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है पानीपत से, बेडशीट्स उसके ऊपर वगैरह पर तो हरियाणा में भी नहीं, टैक्स चलिए है। चलिए, Anyway, इसी जो को है ना, छोड़िए, आप issue चलो। छोड़िए। आप क्या वहाँ के व्यापारी उद्योगपतियों की सुरक्षा का कोई सवाल नहीं है? सर बिल्कुल, पानीपत में अभी आपने मेरे से जो साहब ने पूछा वो टैक्सेस को लेकर, अभी पानीपत में जो सुरक्षा, मैं पानीपत के व्यापारियों के साथ पूरे पानीपत की सुरक्षा की भी बात करूंगा, क्योंकि पानीपत में सुरक्षा बिल्कुल है नहीं। वहां पर आप यहाँ पर देखें, बिल्कुल रोज लूट खसूट, और आप करेंगे क्या उसके लिए? विधायक बनके तो उसके क्या लिए करेंगे? अगर मैं विधायक बनूंगा, बिल्कुल वहां पर जो जंगल राज अब चल रहा है वो जंगल राज बिल्कुल नहीं चलेगा। और पानीपत में जितने भी है, आप जो है हमें, अगर मुझे पानीपत जो अगर एमएलए बनाती है तो मैं सबसे पहले वहां के सिस्टम को ठीक करूंगा, क्योंकि पानीपत में जो वहां का सिस्टम है वो सिस्टम ठीक नहीं है। क्योंकि वहां लोगों को जो लोगों के मन में भय रहता है कि हमारे साथ कहीं कोई घटना घट जाए। ठीक करेंगे, ठीक तो करेंगे, कैसे करेंगे उसको सर, अगर मेरे हाथ में कमान आती है, मैं अपने वहां के जो हमारे अफसर बैठे हैं उन अफसरों को वहां बुलाऊंगा और उनको हिदायत दूंगा कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए, जिससे लोगों का जो है आपस में बैठ के उस रणनीति बनाएंगे। ठीक है जी, ठीक। और दूसरे सवाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मलिक साहब। सुरेंद्र जी, ये बताएं, आप जो है प्रदेश में कानून व्यवस्था से आप क्या संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए जो है, कानून व्यवस्था का यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। कानून व्यवस्था के लिए जो यहाँ का हमारा राजा है और हमारे हरियाणा का राजा मुख्यमंत्री है, मैं उसको दोषी मानता हूँ। अगर राजा के हाथ में ही जो है ऐसी सत्ता रहेगी, या राजा जो है लोगों की समस्याएं नहीं सुनेगा, उसके लिए मैं दोषी सरासर मुख्यमंत्री को मानता हूँ। आप मुख्यमंत्री हो तो कैसे ठीक करेंगे इसको? देखिए, मुख्यमंत्री जब एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा है तो वो अगर काम नहीं करेगा तो लोग अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आप कैसे ठीक करेंगे? मैं बिल्कुल ठीक करूंगा। कैसे करेंगे? अगर मैं एमएलए बनता हूं, मुख्यमंत्री बनके कैसे करेंगे आप? मुख्यमंत्री सब आग्रह करेंगे। अगर हमारे नहीं सवाल उनका था मुख्यमंत्री। अगर आप मुख्यमंत्री, अगर मैं मैं मुख्यमंत्री दोषी है, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मुख्यमंत्री के लिए बोला। अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं पानीपत में क्या, पूरे हरियाणा में क्या, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसके अंदर वहां पर जो है, जो अपना प्रशासन जो है, और वहां पर जितना भी हमारा जो सिस्टम है उसको मैं ठीक करूंगा, और पूरे हरियाणा के अंदर पहले पूरे हरियाणा का दौरा करूंगा। सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम ऐसा जी, वहां पे जितने भी हमारे आईपीएस अफसर हैं, डीसी हैं, जितने भी शहर के तहसीलदार हैं, सबके साथ मीटिंग करूंगा, और उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनको समस्याएं दूर करूंगा, और लोगों के बीच में भी जाऊंगा, लोगों की समस्याएं सुनूंगा, लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं उन्हीं को देखते हुए उनका हल निकालूंगा। ठीक है। क्या वोट की राजनीति नहीं कानून व्यवस्था को जो है प्रभाव डाल रही है? देखिए, वोट की राजनीति जो है, देखिए वोट जो है, आज हम लोग जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं,
जो कानून व्यवस्था जो है हमारी हरियाणा की सबसे बुरी हालत है, क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें कि नंबर 1 हरियाणा है, क्राइम के बारे में, वोट के बारे में बिल्कुल हरियाणा पिछड़ा हुआ है। और वोट की राजनीति के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोई जात पात की राजनीति नहीं करता, मैं बात करता हूं केवल के काम होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा अजय झा जी। सुरेंद्र जी, आप हरियाणा में भी जैसे अन्य राज्यों की तरह एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होना चाहिए फंड, अगर तो क्यों? जो हमारा जो इनका कहना है जैसे एमपी के पास फंड होता है कि वो अपने मन से, अपनी मर्जी से, जहां उसको उचित लगता है पैसा बांट के काम कराता है। हरियाणा में एमएलए के पास कोई फंड नहीं है, कई स्टेट्स में है, तो क्या यहाँ विधायक के पास वो फंड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो विधायक बनता है, विधायक के ऊपर पूरी हमारी जो शहर की जो कमान होती है विधायक के हाथ में होती है। अगर विधायक नहीं सुनता तो विधायक को उसकी बुराई लेनी पड़ती है। मैं बिल्कुल जो है विधायक के पास पावर होनी चाहिए कि विधायक को कभी किसी अफसरों के पास आगे नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए। विधायक के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि तत्काल में उसके पास ऐसे फंड्स होने चाहिए कि लोगों की समस्याओं को शीघ्र से शीघ्र दूर कर सके। लेकिन उन फंड्स में घपले बड़े होते हैं, कमीशन कोई होती है, पूरे नहीं होते वो। देखिए जो घपले होते हैं, जो घपलेबाज होते हैं वो अंदर भी जाते हैं और उनके साथ हर्ष भी बुरा होता है। मैं ऐसा विधायक बनूंगा तो ऐसा नहीं करूंगा, और मैं जो अगर मुझे सही तरीके से जो अगर पैसा दिया जाएगा और सही तरीके से मैं उसका यूज करूंगा और आम जनता तक पहुंचाऊंगा। अंतिम सवाल एसपी गुप्ता जी आपकी। सुरेंद्र जी, ये बताइए, बड़ी चर्चा है, ये धारणा भी है भी यहाँ हरियाणा में क्षेत्रवाद का बड़ा बोलबाला है, तो आप इस बात से सहमत हैं क्या? और फिर इसको कैसे दूर करेंगे अगर आप विधायक बन जाते हैं? देखिए, क्षेत्रवाद का यहाँ पर बहुत बड़ा बोलबाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है जो दूसरे जो एरिया हैं क्षेत्रवाद के हिसाब से, पानीपत के हिसाब से तुलना की जाए तो पानीपत में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। क्षेत्र जो है, अगर कोई वीवीआईपी आदमी है उसके एरिया में, क्षेत्र में ज़्यादा काम होता है और उसके एरिया को ज़्यादा विकास दिया जाता है। और जो आदमी वीआईपी होता है, जिसकी पहुंच होती है, वो अपने काम करवा देता है। जिनकी पहुंच नहीं होती उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का काम नहीं होता। तो आप कैसे करोगे? मतलब है ना, ये बात क्षेत्रवाद का बोलबाला है ना, बिल्कुल कैसे है। दूर करोगे आप? देखिए, अगर हमारे पास, अगर मैं एमएलए बनता हूं तो मैं किसी के साथ कोई ऐसा क्षेत्रवाद का मैं भेदभाव नहीं करूंगा और पूरे क्षेत्र को एक समान बनाऊंगा और सबका समान रूप से मैं विकास करूंगा। जी, थैंक यू। जूरी की कसौटी पर अब परखेंगे कपिल बुद्धि राजा जी। आपको तैयार हैं आप? जी। जैसा कपिल जी से पहला सवाल करेंगे द्विवेदी जी। कपिल जी, भ्रष्टाचार से क्या क्या नुकसान है और इसको ठीक करने के लिए आप कोई 4 कदम बताएं, कैसे ठीक करेंगे? भ्रष्टाचार जो कि आज देश की सबसे बड़ी जड़ समस्या है, उसको दूर करने के लिए हमारे को सबसे पहले, अगर एक विधायक के रूप में इसे दूर नहीं किया जा सकता, अपने विधानसभा स्तर पे इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है, मगर इसे दूर करने के लिए जो सबसे बड़े कदम है वो मुख्यमंत्री और मंत्री उठा सकते हैं। आप अपने लेवल पर बताइए 4 प्रयास कैसे करेंगे? जी, हम इसमें अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्वच्छ छवि के अधिकारियों को, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग ना हो, आज भी हमारे देश के अंदर स्वच्छ छवि के अधिकारियों की कमी नहीं है, मगर उनकी पोस्टिंग नहीं है। जो ये मैटर है, ये सबसे बड़ा मैटर है। हम ऐसे स्वच्छ अधिकारियों को छांट के लाएंगे, उनकी स्थिति को देख के, उनके बारे में पढ़ के, उनके बारे में जान के ऐसे अधिकारियों को अपने क्षेत्र में लाएंगे, चाहे वो किसी चौकी का इंचार्ज हो, चाहे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो। हमारे एरिया के अंदर मेरे विधायक बनने के बाद एक भी भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। आप बताइए, हरियाणा में जी एमएलए के हाथ में कोई आप गुप्ता जी, करा सकते हैं? 4 उनके पूछ लेते हैं, फिर बात करेंगे। जी। दूसरा आप क्या करेंगे? पहला तो ये हो गया। दूसरा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम, जिस जनता ने हमें चुन के भेजना है, जो हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है, जहां मुख्यमंत्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम उनसे अपील करेंगे, उनके बीच में हर रोज, कोई साप्ताहिक नहीं, कोई मासिक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, रोजाना सभा लेंगे पब्लिक की अपने विधानसभा में। राजनीतिक होने का मतलब है कि आप अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को छोड़ के एक सेवा का रूप लेकर राजनीति में आए हो। मेरा लक्ष्य ये है, मैं अगर विधायक बनता हूं
तो निश्चित रूप से मैं कोई भी व्यापार नहीं करूंगा। नहीं, इससे भ्रष्टाचार कैसे हाँ, मिटेगा? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हाँ। हूँ। भ्रष्टाचार ऐसे मिटेगा कि हमारी नजर सीधी की सीधी जो रहेगी वो भ्रष्ट अधिकारियों पर रहेगी, और हम जनता अधिकारी का तो हो सहयोग गया। लेंगे, जनता का सहयोग लेंगे कि अगर आपसे कोई अधिकारी पैसे मांगता है तो आप उसकी सीधी रिपोर्ट हमारी टीम को दें, विधायक को दें, मेरे को दें सीधी रिपोर्ट, हम उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे और उसे अपनी विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तीसरी बात, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमारे को एक बड़ी कमेटी का गठन करना पड़ेगा। जो जिस तरह से आप राजनीतिक लोगों का मानते हैं कि बूथ स्तर पे गठन होता है, बूथ स्तर से वो फिर विधानसभा स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, इस तरह से हमारी एक भ्रष्टाचार मिटाओ कमेटी का गठन करेंगे जो बूथ स्तर पे काम करेगी। कहते हैं 2 यूथ 1 बूथ की पॉलिसी होती है, मगर हम इसको बदल के 11 यूथ और 1 बूथ की पॉलिसी अपना देंगे। वो 11 जो हमारे यूथ होंगे वो सब के सब विधायक होंगे मेरे विधायक बनने के बाद। भ्रष्टाचार कैसे करोगे? भ्रष्टाचार वो जब वो हमारे एक बूथ के अंदर 11 विधायक होंगे, शहर के अंदर एक विधायक ना हो के हम 1100 लोगों को विधायक का दर्जा देंगे, तो वो पब्लिक से सीधे जुड़े हुए होंगे, वो तुरंत भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे और उनको अब मेरे विधायक बनने के बाद मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, मतलब मेरे से ज्यादा ताकत होगी वो मेरे साथियों को होगी कि वो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लें। अगर वो अधिकारी उसके खिलाफ कोई बात करेंगे तो हम मैं खुद अपने साथियों के साथ जाके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। चौथा कदम जो है हमारा वो ये होगा कि हम जो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, एजुकेशन। अगर हमारा जमीनी स्तर से बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, एक एजुकेटेड माहौल होगा, एक पढ़ा लिखा माहौल होगा, जिसकी आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। कपिल जी, 4 आपने बात बता दी। जी आप सब कुछ दूसरों पे थोपेंगे, सारे अधिकारी करप्ट होंगे, उन सबको सुधार कर देंगे, और खुद जो सियासत है, जो नेता है, वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी करते हैं। आप अपने लिए और जो आपके आसपास लोग हैं उनका करप्शन के दूर करने की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। तो आपने कहा ना एक बार, आपसे 4 कदम पूछे, आपने एक बार अपने बारे में, अपने साथियों के करप्शन के बारे में बात नहीं की, तो इसको क्या माने? नहीं, ऐसा है, अब अगर हम भ्रष्टाचारी बनेंगे तो फिर हम दूर कैसे करेंगे? फेथ तो पब्लिक को किसी पे करना है ना। अगर हमारा अगर कोई साथी अगर कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से वो उससे ज्यादा दंडनीय अपराध का भागीदार होगा। उसको उससे ऐसा बड़ी नहीं सजा, लगता, एक मिनट, आपको उसका उसे आप कोई कानूनी सजा देंगे वो भी मैटर है, मगर वो सामाजिक तौर पे उसका बहिष्कार किया जाएगा। अगर हमारा कोई साथी ऐसा करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लगता कि अगर कोई अफसर पैसे नहीं मांगता है और जनता ही आपके पैसे देती है, उसको क्या करेंगे आप? हमने ये बात बोली, जनता अगर ऐसे पैसे देती है तो जनता को समझाने का प्रयास किया जा सकता है। आप जनता पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। जन जागरण अभियान जनता को समझाएंगे। ठीक है जी, मैं दूसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर आहूजा जी। जो हमारे हरियाणा में जो एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति, जी, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और अगर इसमें कोई बदलाव चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, जी, या कोई कमी इसमें समझते हैं, जी, तो उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? एजुकेशन की स्थिति जो हमारे यहाँ शिक्षा स्तर है वो बहुत निचले स्तर पर है। आज हरियाणा के अंदर एक ऐड निकाल देना कि हरियाणा नंबर 1, इससे हरियाणा शिक्षा में उस स्तर पर नहीं पहुँचता। हरियाणा में आज सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और रिजल्ट आप लोगों के आगे हैं। हमें सैलरी तो सरकार दे रही है टीचरों को, मगर रिजल्ट नहीं ले रही। देखो, इसमें कहीं पे अगर पब्लिक का नुकसान भी होता है तो मगर हरियाणा के भविष्य के लिए अगर किसी स्कूल में रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से उन टीचरों को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम विधायक बनते हैं, हमारी ड्यूटी बनती है हमारे विधानसभा चेंज करेंगे तो उनको वहां से हटा के कहीं और लगाएंगे, जी वही करेंगे। नहीं, उनके खिलाफ समाधान क्या हुआ? नहीं, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप अगर ऐसा है, आपने एक बार नोट की होगी, ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर पॉइंट होता है कि अगर आपने रॉन्ग ड्राइव करी है तो 1 पॉइंट पे उसको सील कर देते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5वें के बाद उसको कैंसिल किया जाता है। तो ये पॉलिसी तो विधायक बनने के बाद, नहीं, वही तो बात है, विधायक बन के कैसे पॉलिसी करेंगे? विधायक बनने के बाद हम ऐसा एक देखेंगे सिस्टम की पेपर जिस तरह होते हैं। अब साल में पहले सेमीफाइनल पेपर भी होते हैं, फाइनल भी होते हैं। अगर रिजल्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार किसी टीचर के अच्छे नहीं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सरकार उसे हटाने का काम करेगी। और प्राइवेट स्कूलों की जो बात है, प्राइवेट स्कूलों में अब ईमानदारी की बात ही नहीं रही, इतनी बड़ी फीसें हैं, इन पे भी लगाम लगाना चाहिए जहां गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। और हायर एजुकेशन के बारे में क्या विचार है आपके? हायर एजुकेशन के लिए भी देखो, हरियाणा के अंदर गुड़गांवा एक ऐसा एरिया है
जहाँ पे अभी हाई एजुकेशन की आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज गुड़गांव को छोड़ के आप कहीं भी चले जाइए, मैं नहीं मानता कि हायर एजुकेशन का मतलब भी क्या है ये बच्चों को पता है। आज हरियाणा के बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली, जयपुर, कपिल राजस्थान, जी, उनको मतलब पता है कि नहीं पता? जी। आप बतौर विधायक जी उन बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए करेंगे क्या? सवाल ये है। बंगलोर, जयपुर जैसी यूनिवर्सिटियों को आग्रह करेंगे कि आप हमारे हरियाणा में आए। तो आपके आसपास तो पूरा यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, एजुकेशन हब बन रहा है। यूनिवर्सिटी आ रही हैं। हाँ। आज 67 साल बाद भी, आजाद होने के बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी आ रही हैं। चलिए ठीक है जी। और मैं चाहिए, तीसरे सवाल के लिए चाहिए। धन्यवाद। एसपी गुप्ता जी, तीसरा सवाल। अच्छा, ये बताइए आप, जो किसान की फसल का मूल्य है कौन निर्धारण करता है, और आपके हिसाब से उसका आधार क्या होना चाहिए? किसान की जो फसल का मूल्य है वो हरियाणा सरकार निर्धारित करती है। आज हमारे प्रदेश में किसान खुशहाल नहीं है। आपने देखा है कि किसान दिल से मायूस है, उन्हें वो रेट नहीं मिलता जो उन्हें फसलों का मिलना चाहिए। और इसके लिए जब तक देखो किसान खुशहाल नहीं होगा, हमारा हरियाणा तो वैसे भी किसान नहीं प्रदेश नहीं, माना आप जाता है। क्वेश्चन, एक तो कौन आप कह रहे हो हरियाणा सरकार करती है, हरियाणा सरकार नहीं केंद्र करती। सरकार करती है। केंद्र सरकार करती है। जी जी जी। दूसरा, अब उसका आधार क्या होना चाहिए? मूल्य निर्धारण करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसान खुशहाल रहे? ये तो मैं मान वो लिया पूछ रहा किसान हूँ। खुशहाल रहे, हो क्या आधार क्या हो? आधार क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका आधार जब वो मूल्य निर्धारित करते हैं, हाँ। तो जो किसान भाई हैं हमारे, जो खेती से जुड़े हुए हैं, उनको विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे भी राय लेनी चाहिए कि वो इतनी मेहनत करते हैं, वो जो लोग इतनी मेहनत दिन रात करते हैं और उसके बाद उनको वो मूल्य नहीं मिल पाता, उनको कोई अपने परिवार को पालन पोषण भी वो लोग पूरी तरह से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज ये बड़े बड़े जो बिल्डर्स वो लोग मान लिया, हैं, आधार क्या आधार जी, क्या आधार- आप आप- एमएलए हो, वहाँ क्या कहोगे आप भाई? किसान भाइयों की सलाह लेके उसका मूल्य तय करें ताकि किसान खुशहाल हो। किसान को कैसे, मतलब इतने बड़ा कंट्री है, आप जी। विधायक हैं, आपको नहीं समस्या पता उनकी भी क्या आधार होना चाहिए? जी नहीं, किसान की समस्याओं के लिए देखिए ऐसा है कि समस्या नहीं, मूल्य, आपके समर्थन माइंड मूल्य। में किसान फसल- के मूल्य के फिक्स करने का क्या आधार होना चाहिए? आप सीधा इस बात का जवाब दो ना जी सर। मेरे हिसाब में तो हमें किसानों की एक कमेटी का गठन करना चाहिए, जो किसान वो बताए, कमेटी- पानीपत के एक मिनट वो बताए, जी बोलिए बोलिए अब। किसानों की एक कमेटी का गठन करना चाहिए, उनसे राय लेके, उनसे विचार विमर्श करके सरकार को एक कमेटी से सलाह लेके उनके मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए ताकि वे खुशहाल रह सकें। ठीक है जी। चौथा सवाल, शाह साहब। कपिल जी, मेरा सवाल खाप पंचायतों के बारे में है। जी क्या हरियाणा में खाप पंचायत बहुत सक्रिय होते हैं? तो खाप पंचायत के फैसले क्या सही होते हैं? नंबर 2, खाप पंचायत क्या होने चाहिए आज के माहौल में? जी, आज खाप पंचायतों को लेके सारे देश में हरियाणा प्रदेश की बदनामी हो रही है। हरियाणा में जो खाप पंचायतें होनी चाहिए, उन्हें ऐसे फैसले कोई भी नहीं लेने चाहिए। आजकल का युग जो एक नया युग है, उन्हें सोच समझ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। ठीक तो है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि खाप पंचायतों को कुछ भी जो है अपने रास्ते चुनने का अधिकार है। ये बिल्कुल गलत है। आज युग बदल गया है। तो खाप पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी जी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खाप पंचायतें हरियाणा में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्यों? क्या सिर्फ अगर खाप पंचायत 1 या 2 या 4 या 10 पैसे गलत ले लिए, जी जी सिर्फ जी इस वजह से बंद कर देना चाहिए उनको? जी, मगर एक बात आप देखिए कि आज वो 1, 2 या 10 जो कि आप कह रहे हैं फैसले ले लिए, उस वजह से बंद करने चाहिए। उस वजह से हरियाणा प्रदेश कितना बदनाम हुआ। आज हरियाणा प्रदेश आपको मालूम है खाप पंचायतें होती क्या करती हैं वो? जी, खाप पंचायतें जो हमारी जिस तरह से गांवों में पंचायत है, एक दैया खाप है, गटवाल खाप है, जो ये खाप पंचायतें हैं, जिस तरह से अभी पीछे कुछ मुद्दे उठ के आए थे, पंचायतों में अपने बिरादरी में विवाह नहीं कर सकते, प्रेम विवाह, ये सब के दौर हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा उठा, जिससे हमारे प्रदेश की बहुत बदनामी हुई। तो जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मेरी विधानसभा में ऐसी पंचायतें नहीं है, क्योंकि मेरा नगर निगम के विधानसभा आपके में विधानसभा में नहीं है, लेकिन आप विधायक जी बनेंगे, हाँ जागरूक बिल्कुल, नागरिक मैं हैं। वही बता रहा हूँ आपको कि भाई वो जो पंचायतें हैं, उन्हें कुछ भी फैसला लेने से पहले सामाजिक रूप से सोचना चाहिए कि आज का समाज क्या है। आप पुराने समाज को छोड़ के एक नए समाज की ओर हैं, आप एक नया देश बनाना चाहते हैं, एक नया आपके प्रदेश ख्याल बनाना से क्या चाहते हैं। खाप पंचायतें कोई ऐसा फैसला नहीं लेती जो सामाजिक तौर पे अच्छा हो, सराहनीय हो? नहीं, अगर ऐसा है, खाप पंचायतें अच्छा फैसला लेती हैं। खाप पंचायतों की यूनिटी आज भी इस बात का सबूत है कि हमारे देश में एकता और भाईचारा है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उनको बंद कर दो? मगर आप इतना कठोर
हृदय से कोई फैसला कैसे ले सकते हैं कि आप किसी के जीवन के प्रति उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दें, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दें। तो फिर आप ये इस युग में आप ये कहिए ना कि आप ऐसे इस युग फैसले में नहीं बंद इतना करें, बड़ा आप फैसला पंचायत नहीं, करें। खाप पंचायतें हों, मगर खाप पंचायतें अगर हों तो ऐसे फैसले ना हो। और ये दोनों चीजें दो पहलू हैं नदी के, तो चलिए, ये किस तरह से हम इसे रखें? ठीक है जी धन्यवाद। और महिलाओं की भूमिका खाप पंचायत में, महिलाओं की भूमिका खाप और जो आप तो पंचायत, खाप पंचायतों के खिलाफ है, तो महिलाओं की भूमिका की बात ही खत्म हो गई। थैंक यू, धन्यवाद जी। थैंक यू। सवाल जवाब राउंड में यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।